गुड मॉर्निंग। ये दीक्षांत मेगा पीटी टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट नंबर 6 का डिस्कशन सेशन है। इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 41 से 70 तक डिस्कस करेंगे जो लार्जली माइक्रो इकोनॉमिक्स में कवर होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से किस संदर्भ में संसाधनों की कमी और विकल्पों की समस्या उत्पन्न होती है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये इंटायरली माइक्रो इकोनॉमी पे फोकस सेशन है, इसलिए कई सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी इसके अंदर कवर किए जाएंगे, जिसमें से सबसे पहला जो माइक्रो इकोनॉमी का सबसे पहला कंसिडरेशन है वो ये है कि चाहे कोई पर्सन हो या कोई फर्म हो, ये दो इसके मेन केंद्र बिंदु होते हैं। इनके पास हमेशा संसाधनों की कमी होती है। अगर आप व्यक्तिगत रूप पे सोचें तो आपके पास कुछ रिसोर्सेज हैं, चाहे वो आपका स्किल हो सकता है, चाहे कुछ गुड्स हो सकते हैं, और आपको कुछ रिसोर्सेज और स्किल्स की ज़रूरत होती है तो आप उसको एक्सचेंज करते हैं, लेकिन दे आर नेवर इनफ। इसलिए आपको आवंटन करना पड़ता है कि मैं जूते के लिए इतना रिसोर्स खर्च करूंगा, मैं रोटी के लिए इतना रिसोर्स खर्च करूंगा, मैं वाहन के लिए इतना खर्च करूंगा। तो ये संसाधनों की कमी और विकल्पों की समस्या, इन्हीं दोनों के बेसिस पे रिसोर्स अलोकेशन होता है बिटवीन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, और यहाँ से इकोनॉमी की माइक्रो इकोनॉमी की शुरुआत होती है बातचीत की। इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए संसाधनों का आवंटन। क्योंकि एक व्यक्तिगत रूप से भी आप देखें तो आप कोई व्यवसाय करते हैं, जिस व्यवसाय की वजह से आपके पास रिसोर्सेज आते हैं, बट दे आर नॉट इनफ टू बाय यू ईच एंड एवरी गुड्स एंड सर्विसेज इन एज मच क्वांटिटी एज यू वांट। आपको आवंटन करना होता है कि मैं मन चाहे नंबर ऑफ ये शूज़ नहीं खरीद सकता, मैं एक महीने में एक शूज़ खरीदूंगा, क्योंकि कपड़ा भी खरीदना है, खाना भी खरीदना है इत्यादि, रेंट भी देना है इत्यादि। इसलिए सेम फॉर्म्स के केस में भी जो उत्पादक फर्म होती हैं, जो कंपनियां होती हैं, उनके साथ भी यही समस्या होती है कि वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज की मदद से अनलिमिटेड प्रोडक्शन नहीं कर सकते। दे कैन प्रोड्यूस ओनली टू एन एक्सटेंट एंड ओनली अ सर्टेन नंबर ऑफ गुड्स। तो इसलिए आपका आंसर है ऑप्शन ए, विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए संसाधनों का आवंटन। क्योंकि जब संसाधनों की कमी होगी, आपके पास विकल्प हैं, तो आप उन संसाधनों का आवंटन करेंगे उन विकल्पों के बीच में कि मैं इतने रुपीस से इतना चीज़ खरीदूंगा। आपका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभाव्यता समुच्चय यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट निम्नलिखित में से किस या किन कारणों पर निर्भर करता है। ये टर्म देखिए, माइक्रो इकोनॉमी में एक और बात यहाँ मैं मेंशन कर दूं कि चूंकि माइक्रो इकोनॉमी का मोस्ट ऑफ द कंटेंट क्रिएशन, जो मोस्ट ऑफ जो रिसर्च है, वो ऑब्वियसली वेस्टर्न वर्ल्ड पे बेस्ड है। ज़्यादातर लिटरेचर इंग्लिश में क्रिएट हुआ है और उसका हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ है। तो चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ें, चाहे आप कोई और लिटरेचर पढ़ें या यूपीएससी के प्रश्न पत्र देखें, आप कई बार देखेंगे कि हिंदी बहुत ही विचित्र सी होती है और उसको समझने के लिए आपको इंग्लिश का सहारा लेना पड़ता है। हम लोगों ने खास करके क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 70 के बीच में इस बात का ध्यान रखा है कि बार बार ये समस्या जानबूझ के आए कि आपको हिंदी की जगह इंग्लिश की सहायता लेनी पड़े यहाँ समझने के लिए, क्योंकि ऐसा कई बार एग्जाम हॉल में भी होता है। तो इट इज़ काइंड ऑफ अ ड्राई रिहर्सल फॉर दैट सिनेरियो। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 42 है, अब उत्पादन संभाव्यता समुच्चय, इसका कहीं इजी है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, सॉरी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट, ये वर्ड है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब इसका ये है कि आप पूछा है कि आपसे ये किन कारकों पर निर्भर करता है, लेकिन उसके पहले इसका मतलब देखेंगे। एनसीईआरटी में ये एग्जांपल दिया हुआ है मकई का और कॉटन का, कि मान लीजिए आपके पास एक फिक्स नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं, जो आप मैं कह लूँ कि आपके पास एक्स नंबर ऑफ रिसोर्स हैं जो बदलने वाले नहीं है, वो उतने ही रहेंगे। उनमें आप या तो कॉटन का 10 यूनिट खरीद लें और कॉर्न का एक भी ना खरीदें, या तो आप कॉटन का 1 यूनिट खरीदें और इसके 9। ऐसे ही अलग अलग संभावनाएं दी हुई हैं इत्यादि। मीनिंग आपके पास जितना रिसोर्सेज है उसके बेसिस पे एक पॉसिबिलिटी सेट है
कि अगर आप कॉर्न इतना खरीदेंगे, यानी अगर आप कॉर्न 2 खरीदेंगे 2 यूनिट, तो कॉटन 7 यूनिट से ज़्यादा नहीं खरीद पाएंगे। वाइसे वर्सा अगर आप कॉटन के 9 यूनिट खरीदेंगे तो कॉर्न के 1 से ज़्यादा नहीं खरीद पाएंगे। तो ये सेट है, यानी कि एक तरीके का समुच्चय कि आपके पास जितना फिक्स्ड रिसोर्सेज है उसकी मदद से आप कितना गुड कितनी क्वांटिटी में खरीद सकते हैं। तो उसी के बेसिस पे देखते हैं कि सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मिश्रण के सभी संभावित संयोजनों पर, यानी कि ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ फाइनल मिक्स ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। हमने सरलता के लिए यहाँ सिर्फ 2 गुड्स देखे हैं, सर्विसेज भी नहीं देखे हैं, बट आप मान लीजिए नंबर ऑफ गुड्स कहीं ज्यादा हो और साथ साथ सर्विसेज भी हो, सेम प्रिंसिपल होल्ड्स कि अगर आपके पास रिसोर्सेज फिक्स है, देयर इज ओनली अ सर्टेन अमाउंट यू कैन बाय एंड देयर इज ओनली अ सर्टेन कॉम्बिनेशन यू कैन बाय। तो इसके लिए सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मिश्रण के सभी संभावित संयोजन, ये सही है। दूसरा, अर्थव्यवस्था की तकनीकी प्रगति, ये इसलिए सही होगा कि मान लीजिए कि रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। मिडिवल पीरियड में बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सेम नंबर ऑफ, जितनी आपके पास जमीन थी, जितना बड़ा खेत था, उसके बेसिस पे जितना रॉ कॉटन पैदा होता था उससे कहीं ज्यादा पैदा होने लगा इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद। क्यों? क्योंकि फिर आप पेस्टिसाइड का यूज कर सकते हैं, आप फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं, इरिगेशन फैसिलिटी और अवेलेबल हो गई। तो फ्रॉम द सेम रिसोर्सेज यू कैन प्रोड्यूस मोर रॉ मटेरियल एंड फ्रॉम द सेम नंबर अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल यू कैन प्रोड्यूस मोर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एफिशिएंसी। ऑटोमेशन एक एग्जाम्पल है उस चीज का, एफिशिएंसी बढ़ाने का। तो दूसरा भी इंक्लूड होगा। अर्थव्यवस्था की औसत श्रम लागत, ये इसमें नहीं आएगा। और अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधन, तो ये संसाधन जो आपके पास संसाधन अवेलेबल थे, चाहे वो पैसे में गिने या आप चाहे लैंड के कॉन्टेक्स्ट में उसको समझें या आप किसी और कॉन्टेक्स्ट में रिसोर्सेज को समझें। तो आपका आंसर है 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी। औसत श्रम लागत इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो यहाँ पे ये एक थियोरेटिकल डिस्कशन है, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का अलग कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 43, पेरोदक्षता, ये एक फ्रेंच वर्ड है। पेरोदक्षता निम्नलिखित परिस्थितियों में से किससे संबंधित है? तो स्क्रीन पे आप एक पहले फिगर देखेंगे, उस फिगर को कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। उसमें क्या होता है कि आपके साथ सामने वही 2 गुड्स दिए हुए हैं, एक एक्सिस पे गुड 1 है और एक एक्सिस पे गुड 2 है, और उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, जब आपके पास रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं तो मतलब अगर वही बात है कि अगर आप एक गुड का वहाँ पे पिज़्ज़ा और शूज़ का एग्जांपल दिया है शायद, अगर आप मान लीजिए इसका 2 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं तो इसका आप 7-8 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर इसका 3 तो इसका 5, इसका 4 तो इसका 2। मतलब ये एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है विद द सेम लेवल ऑफ रिसोर्सेज, आप ये ऐसे ऐसे गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उस कर्व को कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर फॉर 2 गुड्स व्हेन योर रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। लेकिन पूछा, ये कॉन्सेप्ट तो यहां तक तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन उसके बाद आता है एक है पेरो एफिशिएंसी, पेरेटो यहां पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति से संबंधित है? आपका आंसर है ऑप्शन ए, यह उत्पादन संभाव्यता वक्र पर वस्तु आवंटन की दक्षता को मापता है। ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है या इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, इस पे इफिशियंसी ऑफ कमोडिटी एलोकेशन यानी कि वस्तु आवंटन की दक्षता को मापता है। मतलब कहना यह है कि अगर जब तक वस्तु आवंटन इस कर्व पर है तो मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव हुई है, अगर वस्तु आवंटन उसके नीचे है मतलब जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, और उसके ऊपर एट द गिवन टेक्नोलॉजिकल लेवल इम्पॉसिबल नहीं है, मीन्स आप उससे ज्यादा पिज्जा और शूज एक साथ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इट हैज टू बी, जब तक उस कर्व पर हैं तब तक आप गिवन रिसोर्सेज का एट द गिवन टेक्नोलॉजिकल लेवल मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो ये इसका आंसर है ऑप्शन ए, यह उत्पादन संभाव्यता वक्र पर वस्तु आवंटन की दक्षता को मापता है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किन या किस शीर्षकों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमी के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखिए, माइक्रो इकोनॉमी के 2 ही कंसिडरेशन हैं, इंडिविजुअल
यानी अब हिंदी में आप अगर लिटरली देखेंगे तो इंडिविजुअल का व्यक्ति मतलब होता है, यहां पे वो पर्सन भी हो सकता है और एक फर्म भी हो सकता है या कंपनी जिसे आप कहें। पॉइंट ये है कि एक व्यक्तिगत इंसान के आर्थिक फैसले और फर्म्स और कंपनी के आर्थिक फैसले एक या दो गुड्स या सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में जो स्टडी किया जाता है वो आता है आपका माइक्रो इकोनॉमी में। इन दोनों के बिहेवियर के बेसिस पे उस इंडिविजुअल गुड्स का मूल्य क्या होगा मार्केट में, ये भी उसमें आता है। जब भी आप मार्केट एग्रीगेट्स जैसे कि ओवरऑल प्राइस लेवल यानी कि इन्फ्लेशन, दूसरा है करंट अकाउंट डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिस्कल डेफिसिट, ऐसे इंडिकेटर्स या एग्रीगेट्स की बात करने लगते हैं तो आप मैक्रो इकोनॉमी में चले जाते हैं। मतलब अब आप पूरी इकोनॉमी का एक बिग पिक्चर देख रहे हैं। स्मॉल पिक्चर माइक्रो इकोनॉमी है, उसमें इंडिविजुअल फर्म्स और कंपनीज के इकोनॉमिक डिसीजंस को वेव किया जाता है और उसकी बेसिस पे सिंगल गुड्स एंड कमोडिटीज के मार्केट वैल्यूज को स्टडी किया जाता है। तो आपका बी और सी दोनों इंक्लूड होगा, इसलिए आपका आंसर है ऑप्शन डी, दोनों बी और सी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कारक स्थिर रहने चाहिए ताकि किसी वस्तु की मांग पूर्णतः उसके मूल्य पर निर्भर हो जाए। देखिए यहां पे रिलेशन है मांग का वस्तु पे, जो आप डिमांड कर्व देखते हैं, ये क्वांटिटी डिमांड है और ये प्राइस है। ये जो डिमांड कर्व आप देखते हैं कि कम प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड की जाती है और ज़्यादा प्राइस पे कम क्वांटिटी, ये रिवर्स कर्व है। तो ये इसके लिए, लेकिन ये एक आइडियल कंडीशन है। वास्तविक तौर पे अगर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता रहता है तो वो वस्तु का मूल्य बढ़ने के बावजूद उसकी डिमांड में उतनी गिरावट नहीं आएगी। दूसरी तरफ उपभोक्ता का प्रेफरेंस चेंज हो गया, मान लीजिए आपकी इनकम में बढ़ोतरी हुई, अब आपका प्रेफरेंस चेंज हो गया, अब आप टू व्हीलर नहीं फोर व्हीलर में चढ़ना चाहते हैं, तो भले ही फोर व्हीलर के प्राइस टू व्हीलर के प्राइस में कुछ भी हो जाए, उसके डिमांड में वैसा चेंज नहीं दिखाई देगा। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जो तीसरा है एक्सपायरी डेट, वस्तु की समाप्ति तिथि, वो इसलिए देखिए कॉमन सेंस लगाएंगे तो वो आना चाहिए कि अगर कोई भी चीज़ एक्सपायर हो गई है, कोई मेडिसिन है या कोई फूड प्रोडक्ट है, वो अगर एक्सपायर हो गई है या पुरानी हो गई है तो उसका असर पड़ेगा, इसलिए यहाँ उसको ऐड करना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमी के थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स में ऐसे प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस को नहीं एक्नॉलेज किया जाता है। दूसरी बात, एक्सपायरी डेट उसका फिक्स कैसे करेंगे, ये थोड़ा भी एक काउंटर लॉजिक हो सकता है। जो डेट है सो तो है ही उसका, लेकिन यहाँ पे 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। सिर्फ उपभोक्ता की आय और उसकी वरीयता यानी उसके प्रेफरेंस के बेसिस पे अगर ये दो चीज़ कांस्टेंट हो जाए तो मांग पूर्णतः उसके मूल्य पे निर्भर हो जाती है। एक्सपायरी डेट को यहाँ पे कंसिडर थियोरेटिकल डिस्कशंस में नहीं कंसिडर कर सकते हैं। आपका आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसी वस्तु की मांग उसकी सहायक वस्तुओं के मूल्य की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। आप स्क्रीन पर एक इमेज देख रहे हैं, एक तरफ कोक और एक तरफ पेप्सी है। तो आप देख सकते हैं कि जो सब्स्टिट्यूट गुड होता है उसका प्राइस मेन गुड के सेम डायरेक्शन में जाता है। मीनिंग देखिए, नॉर्मली अगर कोई मेन गुड है आपका, सब्स्टिट्यूट और प्राइस, अगर मान लीजिए सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस ऊपर गया तो उसकी डिमांड वो नीचे जाएगी। और वो डिमांड कहां आएगी? लोग उस चीज का कंजम्पशन कम कर देंगे और मेन गुड का डिमांड बढ़ा देंगे। तो ये देखिए, मींस सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस और मेन गुड की डिमांड दोनों एक दिशा में जाती है, विपरीत में नहीं जाती। पहला सत्य हो गया। दूसरा, किसी वस्तु की मांग सामान्यतः उसकी पूरक वस्तुओं के मूल्य की दिशा में ही स्थानांतरित होती है। जैसे कि चाय पत्ती और चीनी बड़ा ही कॉमन एग्जांपल है। उस केस में
जो अब मान लीजिए यहां भी सप्लीमेंट्री गुड कर देते हैं। अब जब उसकी प्राइस ऊपर जाती है और सप्लीमेंट्री गुड की प्राइस ऊपर जाती है और उसकी डिमांड नीचे आती है, तो इसका डिमांड भी कम हो जाएगा। मीनिंग अगर लोग चाय पत्ती का कंजम्पशन कम कर रहे हैं थियोरेटिकली, तो वो चीनी का भी कंजम्पशन कम कर देंगे। तो देख लीजिए, सप्लीमेंट्री गुड का प्राइस और उसका डिमांड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और यहां पे लिखा हुआ है ये सेम डायरेक्शन। तो दूसरा भी गलत हो गया, आपको असत्य कथन चुनना था, इसलिए आपका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47, किसी वस्तु की निम्नता और सामान्यता निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है। अगेन आपके सामने एक फिगर आएगा, बहुत ही सिंपल सा, उसमें इनकम और डिमांड के बारे में दिया हुआ है। उसमें स्वाभाविक है, फिगर भी काफ़ी आसान है। एक्स एक्सिस पे डिमांड है, वाई एक्सिस पे इनकम है। तो ये बताना चाहते हैं कि जैसे जैसे नॉर्मली गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि डिमांड और इनकम, नॉर्मली गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ता है। ये नॉर्मल गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में होता है। लेकिन यहां पे एक है जिसको हम सामान्य गुड्स भी कहते हैं, और यहां पे है इंफीरियर गुड्स। उसके केस में क्या होगा कि जैसे इनकम बढ़ेगी व्यक्ति की, वैसे वैसे उस गुड्स की डिमांड घटती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी छोटी सी अर्थव्यवस्था में ले, वहां अगर प्रति व्यक्ति आय धीरे धीरे बढ़ती है, तो आप नोटिस करेंगे कि उसमें साइकिल जैसी गुड्स की डिमांड घटती जाएगी और मोटर साइकिल जैसी गुड्स की डिमांड बढ़ती जाएगी। अगर हम और इनकम लेवल को बढ़ाते जाते हैं, तो मोटरसाइकिल जैसी गुड्स की डिमांड घटती जाएगी और ऑटोमोबाइल, फोर व्हीलर्स की डिमांड बढ़ती जाएगी। तो उस केस में साइकिल पहले केस में और मोटरसाइकिल दूसरे केस में कंपैरेटिवली इंफीरियर गुड्स साबित होंगे। तो ये वस्तु उपभोक्ता की आय, कंज्यूमर के इनकम के बेसिस पे डिसाइड होता है कि ये निम्न है या सामान्य है। वस्तु का मूल्य यहाँ पे मैटर नहीं करता है और वस्तु की गुणवत्ता भी मैटर नहीं करती है। तो आपका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48, किसी वस्तु की मांग की लोचक कीमत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कॉन्सेप्ट है ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। मींस प्राइस में अगर 1% चेंज हो तो उसके डिमांड में कितना चेंज आएगा, परसेंटेज। अगर 1% चेंज हो तो डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। अब आपको पता है कि प्राइस जब गिरती है तो डिमांड बढ़ता है, इसलिए इसकी वैल्यू मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव में आती है, इसलिए उसको मोड में लिया जाता है। तो आइए देखते हैं, यह बढ़ती है जब किसी वस्तु के मूल्य में गिरावट या वृद्धि उस वस्तु की मांग में गिरावट या वृद्धि के रूप में प्रतिबिंबित नहीं होती है। It arises because a drop or rise in the price of a good is not fully reflected in the drop or rise in the demand of a good। मतलब क्या है कि आइडियली अगर प्राइस 1% बढ़ जाए तो डिमांड भी 1% घट जाना चाहिए, या प्राइस 5% बढ़ जाए तो डिमांड भी उस हिसाब से 5% घट जाए, एंड वाइस वर्सा। हावेवर ऐसा होता नहीं है। कुछ गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत ही छोटा परसेंटेज इंक्रीज ऑफ प्राइस एक बहुत ही बड़ा परसेंटेज इंक्रीज ऑफ डिमांड कम कर देता है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि इतना फर्क नहीं पड़ता है, जैसे कि प्राइस
मान लीजिए कि कोई यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि खाद्य, उस पे आते हैं पहले। तो आप तो पहला हो गया इसमें कि ये इसलिए दिया गया है, इलास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इलास्टिक, ये जो आप सब जानते हैं इलास्टिक रबर बैंड आता है कि उसको आप शुरू में बड़ी आसानी से खींच सकते हैं लेकिन बाद में उसको खींचने में बहुत दिक्कत आती है। मींस कि एक लीनियर रिलेशनशिप नहीं है प्राइस चेंज और डिमांड चेंज के बीच में। अगर एसेंशियल गुड होगा तो इवन फॉर अ लार्जर प्राइस चेंज डिमांड में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, और अगर नॉन एसेंशियल गुड होगा तो प्राइस चेंज का कभी कभार उतना ही या उससे ज़्यादा डिमांड चेंज हो जाएगा। तो पहला सही है, मांग की लोचक कीमत 0 से लेकर अनंत के बीच में परिवर्तित हो सकती है। अब यहीं पे आप देख लीजिए, फॉर अगर 1% चेंज आया, या अगर डिमांड में 1% चेंज आया तो हो सकता है कि प्राइस में 1% चेंज हो तो डिमांड में 0% चेंज हो, मीन्स डिमांड की उतनी रहे, या तो उसमें भी 1% का चेंज हो, या उसमें अनंत, यानी कि बहुत ही, ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, मीन्स इट कैन कीप इंक्रीजिंग। डिमांड में कोई परिवर्तन ना हो ये स्थिति भी हो सकती है, और डिमांड में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन हो जाए ये स्थिति भी हो सकती है। तो ये भी सही है। ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ऑब्वियसली किसी चीज की डिमांड इनफाइनाइट नहीं हो सकती। तीसरा, आवश्यक वस्तुएं लोचशील और विनाशी वस्तुएं अलोचशील होती हैं, यानी कि essential goods are elastic and non-essential goods are and luxury goods are inelastic। एक्चुअली उल्टा है, जो essential goods होगा जैसे कि खाने की वस्तुएं, तो अगर उसका प्राइस भले ही बढ़ जाए या घट जाए लेकिन उस चीज की एब्सोल्यूट डिमांड तो उतनी ही रहेगी, क्योंकि लोगों को जितना खाने की जरूरत है उतना उसको खाना ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। वो उसमें ज्यादा कम थोड़ी बहुत चेंजेस आ सकते हैं बट उसमें इतना ज्यादा परिवर्तन नहीं आ जाएगा। वेयरएज लग्जरी गुड्स हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई कार हो गई, मान लीजिए उसका प्राइस कोई BMW है जो 1 करोड़ की है, घट के सडनली थियोरेटिकली स्पीकिंग 50 लाख हो गई, तो उसके प्राइस में काफी सडनली चेंज आ सकता है। तो इसलिए उसको कहते हैं कि वो नॉन लग्जरी गुड्स इलास्टिक होती है और इसेंशियल गुड्स नॉन इलास्टिक होती है, क्योंकि इसेंशियल गुड्स के नाम में ही है, वो आवश्यक है, उसका आप जो कंजम्पशन है वो प्राइस के हिसाब से ज्यादा बदल नहीं सकते। वेयरएज लग्जरी गुड्स यू कैन लिव विदाउट देम इफ दे आर कॉस्टली एंड इफ दे आर अनअफोर्डेबल। तो चौथा, खाद्य फूड इज एन इनइलास्टिक गुड, ऑब्वियसली क्योंकि फूड एक इसेंशियल गुड है इसलिए वो इनइलास्टिक है। इतना याद रखिए कि अगर इसेंशियल है तो इलास्टिक है, अगर लग्जरी गुड है तो माफी चाहूंगा, इसेंशियल है तो नॉन इलास्टिक है और लग्जरी है तो इलास्टिक है। ये अगर ये की आपको याद रहती हो तो इसेंशियल और नॉन इलास्टिक वाला। आपका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49, प्रतिस्थापन की सीमांत दर और उदासीनता वक्र निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों से संबंधित है? इंडिफरेंस कर्व एंड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों से संबंधित है? दो वस्तुओं के मध्य उपभोक्ता की सापेक्ष वरीयता। आप यहाँ पे एक स्क्रीन पे ग्राफ देख सकते हैं जहां पे गुड x और गुड y आपको दिया हुआ है। दो वस्तुओं के मध्य बाजार की सापेक्ष वरीयता, दोनों A और B या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका आंसर है ऑप्शन ए कि दो वस्तुओं के मध्य उपभोक्ता की सापेक्ष वरीयता। इनडिफरेंस कर्व उदासीनता, तो ये उदासीनता उपभोक्ता की है, मींस वो यहां पे ये है कि यही भी कॉम्बिनेशन की बात है कि अगर दो गुड्स दिए हुए हैं x एंड y, तो उसमें से जैसे कि ये है तो x की सर्टेन क्वांटिटी होगी, y की सर्टेन क्वांटिटी होगी, यहां भी x की सर्टेन क्वांटिटी, y की भी, और यहां पर भी, लेकिन वो इसके बाहर नहीं जाएगा क्योंकि यहां इसके आगे वो एक्सचेंज करने को रेडी नहीं होगा। ही वुड नॉट बी रेडी टू एक्सचेंज एनी नंबर ऑफ
y गुड्स फॉर एनी नंबर ऑफ x गुड्स, उस कर्व पे या उसके भीतर तक वो कर सकता है। तो ये उपभोक्ता के लिए है। और इस कर्व का जो स्लोप होता है उसे कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दो वस्तुओं के मध्य उपभोक्ता की सापेक्ष वरीयता। क्वेश्चन नंबर 50 ग्रिफिन गुड्स विरोधाभास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, कुछ गुड्स होते हैं ग्रिफिन गुड्स, वेबलेन गुड्स, इसमें से एक एग्जांपल देखेंगे। पहला, यह मांग के नियम का अपवाद है। यह इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि किसी वस्तु की डिमांड उसके प्राइस के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है। मींस अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। ये है नॉर्मल सिचुएशन नॉर्मल गुड्स के लिए। अब आता है ग्रिफिन गुड्स का कॉन्सेप्ट। ये आपको बता दूं, ये एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ग्रिफिन, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। उसके केस में क्या है, अगर वस्तु की प्राइस घटेगी तो भी उसकी डिमांड घटेगी, और थियोरेटिकली इसका लॉजिकल एक्सटेंशन ये है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो भी डिमांड बढ़ेगी। अब तो आपका पहला सही हो गया कि ये मांग के नियम का अपवाद है। दूसरा, ग्रिफिन गुड्स निम्न वस्तु का एक प्रकार है। देखिए, इंफीरियर गुड्स में हमने बात की थी कि इंफीरियर गुड्स के कॉन्सेप्ट में क्या इनकम की बात आती है कि अगर व्यक्ति की इनकम में अगर व्यक्ति का इनकम बढ़ता है तो किसी गुड्स का नॉर्मली डिमांड बढ़ जाता है, लेकिन इंफीरियर गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं था, उसका डिमांड गिर रहा था। तो अब यहां पे एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ये है कि किसी व्यक्ति का इनकम बढ़ना, इसका एक और मतलब होता है कि रिलेटिवली उस व्यक्ति के लिए किसी गुड्स का दाम गिर जाना, क्योंकि नाउ विथ हिज ओन इनकम ही कैन बाय मोर प्रोडक्ट्स। तो इसका मैं लॉजिकल एक्सटेंशन ये कह सकता हूं कि अगर व्यक्ति की इनकम बढ़ रही है तो उसके लिए उस गुड्स का प्राइस गिर रहा है। मींस यहां देखिए, प्राइस गिर रही है और डिमांड भी गिर रही है। तो ये सिचुएशन यहां पे आई कि मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि इंफीरियर गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में जब एक व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो उसके लिए किसी एक गुड की बात हो रही है, पूरे मार्केट वैल्यू चीज की नहीं, कि उसके लिए यूजुअली उस गुड्स की डिमांड घट जाती है। अब इनकम का प्राइस लेवल से ये रिलेशन है कि अगर आपके इनकम में बढ़ोतरी होती है तो रिलेटिवली स्पीकिंग आपके लिए किसी गुड्स की प्राइस गिर गई, क्योंकि पहले आपकी अगर इनकम 100 यूनिट थी और आप उसका 100 यूनिट में 10 यूनिट गुड्स खरीद सकते थे, लेकिन अब आपकी इनकम है 120, तो आप ज्यादा गुड्स खरीद सकते हैं, आप 12 गुड्स खरीद सकते हैं। तो रिलेटिवली आपके लिए उस गुड की प्राइस में कमी आई है। इसलिए कहते हैं अगर आपका इनकम बढ़ा है तो आपके लिए उस गुड्स की प्राइस घटी है, लेकिन डिमांड भी घटाई है। इसलिए ग्रिफिन गुड्स इंफीरियर गुड्स का एक एग्जाम्पल है। आपके दोनों ऑप्शंस सही हैं। आइसोक्वांट, क्वेश्चन नंबर 51, आइसोक्वांट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यहां पे हम फिर से एक बार इंग्लिश वर्ड का सहारा लेंगे। आइसोक्वांट। अब आप जानते हैं कि आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम, और क्वांट यानी क्वांटिटी यानी मात्रा, क्वांटिटी, तो यानी कि समान मात्रा। अब आप स्क्रीन पे एक फिगर देखेंगे, देखिए ये कुछ इंडिफरेंस कर्व से मिलता जुलता है। फर्क ये है कि इंडिफरेंस कर्व वो था कंज्यूमर के लिए था, उपभोक्ता के लिए था। ये जो आइसोक्वांट है ये प्रोडक्शन कर्व है, ये है फर्म्स के लिए। तो यहां भी आपको देखेंगे दो इनपुट है, इनपुट एक्स और इनपुट वाई। इन दो इनपुट्स के बेसिस पे, मतलब
यहाँ पे अगर इनपुट x है तो इनपुट y है। इसको आप ऐसे मान सकते हैं, एक एग्जांपल मान सकते हैं कि कैपिटल और लेबर ये दो इनपुट लेके चल सकते हैं कि अगर एक कर्व दिया हुआ है और यहाँ पे आइसोक्वांट ये कर्व है, मीन्स विद द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपिटल लेबर, एक स्थिति जहां आप कैपिटल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन लेबर बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, और एक स्थिति जहां आप कैपिटल बहुत कम यूज़ कर रहे हैं लेकिन लेबर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, फिर भी यू कैन प्रोड्यूस आइसो यानी सेम क्वांटिटी। यहाँ पे भी जो आप गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, नंबर ऑफ गुड्स, यहाँ भी दोनों एग्जैक्टली सेम होगा, तो आप सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। तो इस कर्व को कहते हैं आइसोक्वांट। फिगर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मतलब यही है कि अलग अलग कैपिटल और लेबर के अलग अलग कॉम्बिनेशन की मदद से सेम नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करना। तो ये अगेन कंज्यूमर्स के लिए है इंडिफरेंस कर्व, यहाँ पे एक है आइसोक्वांट। आपका आंसर है उत्पादन प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लाभ कमाने के लिए वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रयुक्त आगतों की व्याख्या करता है? यानी कि which of the following is an economic term that describes the inputs used in the production of goods and services in order to make an economic profit? आपका आंसर है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? जो चार क्लासिक हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये आपके चार क्लासिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जिनकी मदद से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। इसके अंदर अब ज़्यादा कुछ देखने वाली बात नहीं है। हाँ, अब आप ये भी कहेंगे कि और भी कई चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, इत्यादि इत्यादि। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब नए नए जो कटिंग एज रिसर्च हो रहा है वो कह रहे हैं कि हमें अब नए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऐड करने चाहिए, 4 आर नॉट इनफ। वो सब अभी प्रैक्टिकली है, थियोरेटिकली अब तक एनसीईआरटी के बेसिस पे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेके चलते हैं। 53, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सीमांत लागत वह अतिरिक्त लागत है जिसे कोई फर्म एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए प्रयुक्त करती है और पैमाने के प्रतिफल निर्गत स्तर पर सभी आगतों से अनुपातिक वृद्धि के प्रभाव पर केंद्रित होते हैं। यानी कि पहले है मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। देखिए, अभी अगर यहीं से हम बात करें कि आपने ये चारों चीजें जुटा ली, लैंड, लेबर, और आपने प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू किया। आपका इनिशियल टारगेट था कि हम 10 यूनिट पर मंथ जो भी आप गुड्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो करेंगे, और उस हिसाब से आपका कॉस्ट निकला कि हमारा कॉस्ट आ रहा है सर्टेन रुपी पर यूनिट कॉस्ट आ रहा है। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? आपने देखेंगे कि अगर आप पहला यूनिट प्रोड्यूस करके रुक जाते तो कॉस्ट सेम रहता, लेकिन आपने दूसरा यूनिट प्रोड्यूस किया, तीसरा किया, चौथा किया, पांचवा किया, तो पर यूनिट कॉस्ट अब नीचे जा रहा है, राइट? तो उसे कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। यानी कि आप जो नेक्स्ट, मार्जिनल वर्ड का मतलब ये होता है कि जो मार्जिन पर है, जो सीमा पर है, आपने जितना यूजुअली प्रोड्यूस करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उससे एक और यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितना एडिशनल खर्च आएगा, ये मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है। ये बैंकिंग में सुना होगा, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट, मींस अगर टू लेंड नेक्स्ट यूनिट ऑफ कैपिटल, हाउ मच इंटरेस्ट यू शुड चार्ज सो दैट यू कवर द कॉस्ट एंड योर प्रॉफिट एज वेल। ये वही कॉन्सेप्ट है, वर्ड मार्जिनल की है, इसका हमेशा यही मतलब होता है कि जो सीमांत है, सबसे अंत में या किया जाने वाला एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन इत्यादि। तो ये सही है, ये सिंपली एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा, रिटर्न्स टू द स्केल फोकसेस ऑन द इंपैक्ट ऑफ ए प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन ऑल द इनपुट्स ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट। अब मान लीजिए आप 3 तरह के इनपुट, रॉ मटेरियल हो सकता है, इत्यादि इत्यादि, जोड़ से आप एक आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं यहां रिटर्न्स टू दी स्केल की। अब मान लीजिए आपने सबको 2 गुना कर दिया, हर तरह के इनपुट को 2 गुना बढ़ा दिया, और आउटपुट भी सिर्फ 2 गुना ही बढ़ा, तो उसे कहेंगे स्टेडी रिटर्न ऑफ द स्केल।
बट अगर आपने वहां पे 3 गुना किया और उत्पादन 4 गुना हो गया तो उसे कहेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू दी स्केल। लेकिन अगर आपने इनपुट को 5 गुना किया लेकिन आउटपुट आपका 5 गुना नहीं हुआ, कम ही हो गया, या अभी भी वो 4 गुना ही है, तो उसको कहेंगे हम डिक्रीजिंग रिटर्न टू द स्केल। ये 3 पार्ट है रिटर्न्स टू द स्केल के। स्टेडी, जितना आपने प्रोपोर्शनल इंक्रीज किया उसी प्रोपोर्शन में आउटपुट इंक्रीज हुआ। इंक्रीजिंग, जितना इंक्रीज आपने इनपुट किया उससे ज्यादा इंक्रीज आउटपुट में आया। या डिक्रीजिंग, आपने जितना इनपुट इंक्रीज किया उससे कम प्रोपोर्शन में आउटपुट इंक्रीज हुआ। तो पैमाने का प्रतिफल यानी रिटर्न टू स्केल निर्गत स्तर पर सभी आगतों से अनुपातिक वृद्धि के प्रभाव पर केंद्रित होते हैं। तो आपका ऑप्शन 2 भी सही है, आपका आंसर है ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों। 54, पैमाने का अर्थशास्त्र इकोनॉमी ऑफ स्केल द्वारा किसी, देखिए पहला था रिटर्न टू द स्केल वाली बात, वो है इनपुट के कॉन्टेक्स्ट में, और अब आता है इकोनॉमी ऑफ द स्केल, ये है आउटपुट के कॉन्टेक्स्ट में, कि पैमाने का अर्थशास्त्र किसी कार्य द्वारा अपने उत्पादन पैमाने से प्राप्त लागत लाभ पर केंद्रित होती है। यानी कि द इकोनॉमी ऑफ स्केल फोकसेस ऑन द कॉस्ट एडवांटेज दैट अ फर्म ऑब्टेन्स फ्रॉम इट्स स्केल ऑफ प्रोडक्शन। ऑब्वियसली बात है कि हम देश में बात करते हैं एमएसएमई सेक्टर की, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं प्रॉफिटेबल होती हैं जो लार्ज पीएसयू हैं या बड़ी बड़ी उद्योग हैं। क्यों? क्योंकि दीज लार्ज कंपनीज इंजॉय अ प्रोडक्शन ऑफ स्केल। जो बेसिक खर्च होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पीछे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वो हर किसी को बेयर करना होता है। लेकिन अब जैसे जैसे अपना प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हैं तो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिरता जाता है। इसलिए इकोनॉमी ऑफ स्केल कॉस्ट एडवांटेज पे फोकस करता है। हर कंपनी डिसाइड करती है कि हमें कितना प्रोडक्शन करना चाहिए जिससे कि हमारा एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम होता जाए, तो उसको इकोनॉमी ऑफ स्केल कहते हैं। कि वंस यू रीच अ सर्टेन स्केल ऑफ प्रोडक्शन योर एवरेज कॉस्ट कीप्स ड्रॉपिंग, तो उसको इकोनॉमी ऑफ स्केल कहेंगे। दूसरा, इफ द मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन द एवरेज कॉस्ट देन द इकोनॉमी ऑफ स्केल इज एक्सपीरियंस। अब देखिए स्वाभाविक बात है, यहाँ पे कहा है कि अगर सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है तब पैमाने की अर्थव्यवस्था अनुभव की जाती है। ये ऑब्वियस सा एग्जांपल है इसका कि मान लीजिए अब तक आप 5 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे और उसका खर्च आ रहा था 50 रुपया। कैसे? ये खर्च क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पीछे किया गया खर्च है, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पीछे किया गया खर्च है। लेकिन आपने डिसाइड किया 6ठा, 7वां और 8वां यूनिट प्रोड्यूस करना, तो आप जो रेंट दे रहे हैं, जो लैंड पे आपका खर्च है, जो लेबर पे खर्च है, लेबर 4 घंटे पहले 4 घंटे काम करके फ्री हो जाता था, लेकिन उसको सैलरी तो 8 घंटे की देनी थी। लेकिन आपने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, उसे कहा कि चलो बैठना नहीं है, 8 घंटे काम करना है, खर्च आपका उतना ही रहा लेकिन प्रोडक्शन बढ़ता गया। तो वैसे ही जैसे जैसे आप प्रोडक्शन, लेकिन उसकी एक सीमा होती है, क्योंकि उसके बाद आपको 8 घंटा पूरा होने के बाद अगर आप कहेंगे और काम करना है तो आपको उसे ओवर टाइम देना पड़ेगा, तो फिर आपका कॉस्ट बढ़ने लगेगा। उस कॉन्टेक्स्ट में आप और यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं विथ ऑलमोस्ट सेम और स्लाइट इंक्रीज इन कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, भले ही लेबर को आप 8 घंटे तक दें, लेकिन लाइट बिल तो फिर भी आप अगर मशीन चलाएंगे तो उसका लाइट बिल तो आएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगला यूनिट यानी कि 5वें से 6ठा और 6ठे से 7वां और 8वां जाने में आपको 0 कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है, लेकिन वो जो कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट से यानी कि 50 रुपए से कम है। आपको लेबर को नहीं देना पड़ रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ रहा है। आपने जो कैपिटल मशीन खरीदने के लिए जो कैपिटल बैंक से लोन लिया था उस पे इंटरेस्ट नहीं बढ़ा है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट वहां देना होगा आपको। तो मीन्स सर्टेन, इसलिए जो सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है तभी ये इकोनॉमी ऑफ स्केल एक्सपीरियंस किया जा सकता है। आपका आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 55, सीमांत उपयोगिता हास्य का नियम निम्नलिखित में से किसकी हास्य उपयोगिता से संबंधित है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगेन ऐसे क्वेश्चंस में फील फ्री टू लुक एट द इंग्लिश वर्जन, क्योंकि वहां ये ओरिजिनल जो भी शोध है ये इंग्लिश में किया गया है, इसलिए वहाँ
जो टर्म है कहीं बेटर रिफ्लेक्ट करता है मीनिंग को कंपेयर टू हिंदी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब यूटिलिटी का क्या मतलब है? उपयोगिता, वो कितना यूजफुल है। इसको आप इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में सेटिस्फैक्शन वर्ड से तुलना कर सकते हैं। किस चीज़ का सेटिस्फैक्शन? तो कंजम्पशन का। चाय पीने से आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपको फिर और फिर आप अगर मान लीजिए कहीं खाना कुछ खाते हैं तो 2 रोटी खाने से सेटिस्फैक्शन मिलता है, 3 से 4 से, तो सर्टेन काइंड ऑफ कंजम्पशन से आपको, अब चाहे जिम मेंबरशिप लेने से भी आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है कि आई एम लुकिंग आफ्टर माय हेल्थ। तो इसेंशियली हर टाइप के कंजम्पशन के पीछे होता है यूटिलिटी यानी सेटिस्फैक्शन। मार्जिनल का यानी जो मार्जिन पर है, जो सीमा पर है, यानी कि द नेक्स्ट यूनिट। आप 3 रोटी खा रहे थे, आपने 4थी रोटी खाई, तो 4th इज द मार्जिनल यूनिट। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यानी कि घटता हुआ, यानी कि अब आप थोड़ा थोड़ा समझिए कि आपने 3री रोटी खाई, उसका जो सेटिस्फैक्शन था, 4थी रोटी खाएंगे, अगर बहुत भूख लगी है तो हो सकता है उतना ही सेटिस्फैक्शन मिले, लेकिन 5वीं खाई, 6ठी खाई, 7वीं खाई, अब सेटिस्फैक्शन हर अगला यूनिट या हर अगली रोटी खाने के बाद आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो घटता जाएगा, और एक वक्त आएगा कि आप कहेंगे कि नहीं अब मैं बिल्कुल नहीं खा सकता, यानी कि आपका सेटिस्फैक्शन लेवल घट के आ गया 0। डिमिनिश तो हो ही रहा था, डिमिनिशिंग तो पहली रोटी से ही शुरू हो गया था। बहुत भूख लगी थी, भूख ऑलमोस्ट मिट गई पहली रोटी खाने के बाद, फिर भी आनंद के लिए दूसरी रोटी खा ली, तीसरा खा लिया, लेकिन अब आपको धीरे धीरे आपका सेटिस्फैक्शन है कंज्यूम करने का वो घटता जाएगा। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि उपभोग की उपयोगिता, आपका आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56, इन द नॉर्मेटिव डिस्कशंस ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम मोटिव ऑफ अ फर्म। देखिए, भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी वाला देश है, जहां गवर्नमेंट्स कोशिश करती है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की मदद से एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए, सोशियो इकोनॉमिक जो अनइवन डेवलपमेंट है उसको ठीक किया जाए, पूरे देश में समान प्रकार का आर्थिक विकास हो, युवाओं को रोजगार दिया जाए, ये सब ठीक है। लेकिन यहाँ पे है कि जो नॉर्मेटिव डिस्कशंस हैं, जो यानी कि जो थियोरेटिकल डिस्कशन है माइक्रो इकोनॉमी का, उसमें जब भी एक फर्म को, हमने बात की कि माइक्रो इकोनॉमी में 2 लोगों को ध्यान में रखा जाता है, पर्सन एंड फर्म। तो जो फर्म के बारे में डिस्कशन होता है तो उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव ये माना जाता है कि उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसके लिए वो सर्टेन नंबर ऑफ गुड्स परचेज करता, रॉ मटेरियल परचेज करता है, और सर्टेन नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, जिससे कि वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमम कमा सके। अगेन ये एक नॉर्मेटिव डिस्कशन है, ये प्रैक्टिकली जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट्स पॉलिसीज बनाती हैं वो नहीं है। आप में से कोई कहेगा कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ये दैट फ्लाइज इन द फेस ऑफ दिस डिस्कशन, बट मैं आपको बता दूं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बात को ध्यान में रख के लाई गई है कि अगर CSR नहीं करेंगे तो हमें जो सोशल सपोर्ट मिलता है, जो लोगों का सपोर्ट मिलता है, वो खत्म हो जाएगा, लोग हमसे रुष्ट हो जाएंगे और हमें कंपनी को प्रॉफिटेबली चलाने में दिक्कत आएगी। तो CSR प्रॉफिट घटाता नहीं है, CSR प्रॉफिट बढ़ाने के लिए है। इसलिए आपका आंसर है ऑप्शन ए, अधिकतम लाभ। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां पूर्ण प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक होती हैं। अब आपको स्क्रीन पे 2 फिगर दिखाई देंगे, आप पहले में दिखाई देगा कितने प्रकार के कंपटीशन होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, और उसके अलावा इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली आता है। उसके बाद है पूर्ण प्रतिस्पर्धा, उसके क्या कॉन्टेक्स्ट हैं, तो उसमें दिखा है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। जो बायर्स जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो होमोजीनस हो, यानी कि बिल्कुल समान प्रकार के प्रोडक्ट हो, उनके टेस्ट में कोई अंतर ना हो, उनके साइज में कोई अंतर ना हो, कोई उसके स्मेल में कोई अंतर ना हो, बिल्कुल समान प्रोडक्ट हो। अगेन ये एक थियोरेटिकल डिस्कशन है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, जो जब चाहे आ सकता है खरीदने के लिए, बेचने के लिए, जब चाहे वो जा सकता है। फुल इंफॉर्मेशन, यानी कि उन्हें पूरी सूचना हो,
कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप दुकान पे गए, आप ये साबुन खरीदने जा रहे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं कि इससे बेहतर गुणवत्ता वाला साबुन इससे कम दाम पे अवेलेबल है। तो ऐसा जो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री होती है वो भी नहीं हो, पूर्ण सूचना हो। ये सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट स्क्रीन पे देख सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ना कि बिल्कुल ना हो, ये सब थियोरेटिकल डिस्कशंस हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है विक्रेताओं की बड़ी संख्या, सही, केवल एक खरीदार नहीं, खरीदार भी बहुत बड़ी संख्या में होने चाहिए, समरूपी उत्पाद होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, सही, पूर्ण सूचना फुल इंफॉर्मेशन, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी 1, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 58, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? जब कोई फर्म सामान्य लाभ अर्जित करता है तो वह यह फर्म लाभ की स्थिति यानी ब्रेक इवन पॉइंट होना चाहिए। देखिए जो वर्ड है ब्रेक इवन पॉइंट, इसका जो इवन वर्ड है इसका मतलब ये होता है कि समान हो जाना। आपका जो इनपुट कॉस्ट है और वो आपका रेवेन्यू है, इनकम टोटल जीरो पे आ जाए, जितना आपका खर्च है उतनी आमदनी हो जाए अभी आप, तो इसे ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रिक ये है कि वर्ड यूज किया गया है सामान्य लाभ, ये अगेन एक थियोरेटिकल वर्ड है, इसे कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। इस स्थिति को भी नॉर्मल प्रॉफिट कहा जाता है, यानी कि जीरो प्रॉफिट इज नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद जब प्रॉफिट बढ़ेगा उसे कहा जाएगा इकोनॉमिक प्रॉफिट। अगेन ये सब डॉक्ट्राइनल डिस्कशंस हैं, यहाँ पे ये प्रैक्टिकली इलॉजिकल साउंड कर सकता है बट दिस इज हाउ द थियरी गोज। और अगर उससे कम हो जाएगा यानी नॉर्मल प्रॉफिट से भी कम हुआ तो उसे कहेंगे इकोनॉमिक लॉस। तो इकोनॉमिक लॉस, नॉर्मल प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट, ये आपके 3 लेवल हैं। तो सामान्य लाभ प्रभावी रूप से जीरो लाभ है, इफेक्टिवली यस जीरो है, दूसरा सही हो गया। और जब कोई फर्म सामान्य लाभ अर्जित करता है तो यह फर्म के लिए ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। मींस आपका इनपुट और रेवेन्यू दोनों कॉस्ट सेम है आपका, यानी आपका दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन बाजार आपूर्ति को प्रभावित करता है? अप्रत्यक्ष कर, तकनीकी अवसंरचना और आगत लागत, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, समथिंग लाइक जीएसटी। ऑब्वियसली हम तो चर्चा में रहा था कि सब डिमांड सप्लाई को इम्पैक्ट करेगा। टेक्नोलॉजी इकोनॉमी में जो टेक्नोलॉजिकल लेवल होगा वो जितना अच्छा होगा, सप्लाई उतनी बढ़िया, उतनी उम्दा होगी, उतने कम कॉस्ट पे की जा सकेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी उसका पार्ट भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर का आप लॉजिकली लॉजिस्टिक्स से कंपेयर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट, कोल्ड स्टोरेज इत्यादि इत्यादि। आप कोल्ड स्टोरेज के संबंध में देखते होंगे कि एग्रीकल्चर में कहा जाता है काफ़ी सारा वेस्ट हो जाता है, तो अगर वो उतना एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो वेस्ट नहीं होगा, सप्लाई इंक्रीज होगी। इनपुट कॉस्ट ऑब्वियसली जैसे कि फर्टिलाइज़र हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रॉ मटेरियल इत्यादि, ये इनपुट कॉस्ट, ये सभी चीज़ें सप्लाई को प्रभावित करती हैं। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 60, जब आपूर्ति वक्र लंबवत है तब निम्नलिखित में से क्या सत्य है? आप स्क्रीन पे एक फिगर देख सकते हैं, उस पर लिखा है परफेक्ट इनइलास्टिक सप्लाई। मतलब ही यही है कि सप्लाई कर्व तो आपको पता होगा कि यूजुअली कैसा होता है, प्राइस ज्यादा, अगर प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी का सप्लाई भी कम होगा, लेकिन प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगी तो क्वांटिटी का सप्लाई कर्व भी सप्लाई भी बढ़ता जाएगा। लेकिन यहां एक विशिष्ट स्थिति पूछी है कि अगर वो लंबवत है तो क्या, मींस प्राइस जो भी हो लेकिन सप्लाई उतनी ही रहेगी। जैसे कि ये पब्लिक गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा होता है कि मान लीजिए सप्लाई ऑफ सर्विस है, पुलिस प्रोटेक्शन है, राइट, वो आप उसका भले ही पुलिसमैन की सैलरी या ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट का कॉस्ट या प्राइस कितनी भी चली जाए, लेकिन सप्लाई तो उतनी ही रहती है। गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि अब लोगों को अब इस एरिया से हम प्रोटेक्शन हटा रहे हैं क्योंकि खर्च बहुत बढ़ रहा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, वस्तु मूल्य संवेदनशील नहीं है, यानी कि प्राइस इन इलास्टिक, यानी
इन इलास्टिक सप्लाई का ये एग्जांपल है। आपके स्क्रीन पे इसका फिगर भी दिया हुआ है। उनका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 61, एडम स्मिथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एडम स्मिथ, आपको विश्व इतिहास से ध्यान होगा कि इन्होंने अमेरिकी क्रांति के समय में, ये एक स्कॉटिश इतिहासकार कम अर्थशास्त्री थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, लगभग ये अमेरिकी क्रांति के आसपास लिखी गई थी, जिसमें इन्होंने मर्केंटलिस्ट पॉलिसीज का विद्रोह करके फ्री ट्रेड की बात की, जिसे लेसेस फेयर भी कहा जाता था, आज भी कहा जाता है। इसमें इन्होंने पहला कथन है कि उसने अपनी वेल्थ ऑफ नेशन में अदृश्य हाथ की चर्चा की, जो बाजार में संतुलन की स्थिति को बनाए रखता है। अब इनविजिबल हैंड क्या है? इनका कहना था कि अगर किसी, ये एक थ्योरेटिकल डिस्कशन है, उन्होंने कहा कि अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस बढ़ेगा, और वो प्राइस बढ़ने की वजह से ऑटोमेटिकली फिर उसकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। किसी भी पॉलिसी मेकर को, किसी राजा को या किसी अन्य फाइनेंस मिनिस्टर को इसमें कुछ दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली उसने कहा कि अगर सप्लाई अगर इतनी हो जाए कि प्राइस अगर फिर से घटने लगे तो फिर सप्लाई घट जाएगी। तो अदृश्य हाथ ये है, मींस किसी को इस आर्थिक रचना में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही अदृश्य ताकतों की सहायता से ये बैलेंस बना रहेगा। ये एक थियोरेटिकल कंसिडरेशन है, ये इनविजिबल हैंड का ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा, इन्होंने मुख्यतः लेसेस फेयर, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। निष्पक्ष अर्थव्यवस्था मीन्स इसमें किंग का या उसके फाइनेंस मिनिस्टर का या नोबिलिटी का या अन्य प्रकार के मुख्य उद्योगपतियों का कोई उसमें ज़्यादा इंटरफेरेंस ना हो। यानी कि ये नहीं है कि आप कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दें डोमेस्टिक ग्रोथ के लिए, या आप किसी अन्य प्रकार की या एक्सपोर्ट सब्सिडी दें। ऐसा कुछ भी ना करें जिससे कि ओवरऑल मार्केट डिमांड और सप्लाई पे इम्पैक्ट पड़े। ये आप चीज़ें पूर्ण तरीके से आप मार्केट के हाथ में छोड़ दीजिए, वो अपने अदृश्य हाथ की सहायता से उसे बैलेंस करता रहेगा। ये थोड़ा इकोनॉमी कम हिस्ट्री का क्वेश्चन था। तो आपका 1 और 2 दोनों सही है। आपका आंसर है ऑप्शन सी। यदि मांग वक्र दाईं ओर और आपूर्ति वक्र बाईं ओर जाता है, तब निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन सा परिणाम संभावित है? तो देखिए, पहला आता है कि डिमांड कर्व, वो ऐसे होगा, एग्रीगेट डिमांड, यानी कि एट हाई प्राइस लेवल डिमांड इज लो एंड एट लो प्राइस लेवल डिमांड इज हाई। ये इन डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और एक होता है सप्लाई कर्व, वो उसका उल्टा होता है, यानी कि एट लो प्राइस लेवल सप्लाईज विल ऑल्सो बी लो एंड एट हाई प्राइस लेवल सप्लाईज विल ऑल्सो बी हाई। तो आपको कहा है कि यदि मांग कर्व दाईं ओर जाए, यानी कि ये इस तरफ आए, हाँ उसके पहले ये प्राइस क्या है? तो ये एक सर्टेन प्राइस लेवल होता है जिसे हम इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलनकारी मूल्य कहते हैं। मींस इस प्राइस लेवल पे डिमांड और सप्लाई मैच करती है, यानी सारे कंज्यूमर्स मिलके जो एग्रीगेट डिमांड क्रिएट कर रहे हैं और सारे सप्लायर्स मिलके जो एग्रीगेट सप्लाई करने को तैयार हैं, वो इस प्राइस लेवल पे मैच खाता है। और यूजुअली इसे मार्केट प्राइस लेवल भी कहा जाता है। तो ये कहा गया है कि एग्रीगेट डिमांड दाईं तरफ जाए, यानी कि, और एग्रीगेट सप्लाई बाईं तरफ आए, यानी कि इस तरफ। तो देखिए, ये आपका नया इक्विलिब्रियम प्राइस है, वो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि P2 इज डेफिनेटली मोर देन P1। तो जो संतुलनकारी मूल्य है वो बढ़ रहा है। आपका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनें। पहला, उच्चतम निर्धारित कीमत आर्थिक आपूर्ति की अधिक आपूर्ति की स्थिति उत्पन्न करता है, यानी कि प्राइस सीलिंग। अच्छा, प्राइस सीलिंग कैसे है? कोई एग्जांपल आपको ध्यान हो प्राइस सीलिंग का? जैसे कि यूरिया में
प्राइस सीलिंग, यूरिया सब्सिडी एक इसेंशियली प्राइस सीलिंग लगाता है, राइट। जो राशनिंग, जो पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें वो एक तरीके का प्राइस सीलिंग का एग्जांपल है, क्योंकि वहाँ पे फेयर प्राइस शॉप वाले को एक निर्धारित कीमत पर ही सामान बेचना होता है राशन कार्ड होल्डर को। तो यूरिया सब्सिडी या फेयर प्राइस शॉप, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये आपके प्राइस सीलिंग के एग्जांपल हैं। लिखा है अ प्राइस सीलिंग में क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, लेकिन ये गलत है, एक्सेस डिमांड क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि थियोरेटिकली माना जाता है कि अगर ये आपने यूरिया के केस में सुना होगा कि यूरिया का मिसयूज हो रहा था। क्यों? खेतों में तो लोग इनडिस्क्रिमिनेटली उसका इस्तेमाल कर ही रहे थे उसकी प्राइस फिक्स होने के कारण, लेकिन उसका डाइवर्जन भी हो रहा था इंडस्ट्री की तरफ, क्योंकि इंडस्ट्री को जो यूरिया अवेलेबल था उसका दाम एग्रीकल्चर को अवेलेबल यूरिया से कम ज़्यादा था। तो एक तो इंडस्ट्री की तरफ डाइवर्जन हो रहा था, दूसरा खेतों में भी इनडिस्क्रिमिनेटली यूज हो रहा था। तो ये एक्चुअली एक्सेस डिमांड क्रिएट करता है, ना कि एक्सेस सप्लाई। दूसरा, अ प्राइस फ्लोर में क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, निम्नतम निर्धारित कीमत अधिक मांग की स्थिति उत्पन्न करता है। ये गलत है, ये एक्चुअली अधिक सप्लाई को करता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ प्राइस फ्लोर का एग्जांपल है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, राइट। अब ऐसे में आपने सुना होगा कि कई बार आपने गन्ने का देखा है एग्जांपल, कि मिल ओनर कहते हैं कि मार्केट प्राइस जो है वो काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी गन्ना किसान काफ़ी उसको उगा रहे हैं, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंश्योर्ड है वहाँ पे कि उतना तो उनको मिलना है। तो ये एक्चुअली एक्सेस सप्लाई क्रिएट करता है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, अगर मार्केट प्राइस गिरती है किसी चीज़ की तो उसकी सप्लाई भी गिरनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट उसको यही कहीं फिक्स कर देती है और गिरने नहीं देती मार्केट प्राइस को, तो सप्लाई भी नहीं गिरता उस हिसाब से। तो एक्सेस सप्लाई का सिचुएशन उसको कह सकते हैं। तो आपके दोनों गलत हो गए। आपका आंसर है नीदर, ना तो एक ना ही दो। 64, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सार्वजनिक वस्तुओं के उपभोग में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती तथा वह गैर वर्जित है। देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पे। किसी भी गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में दो चीजें आती हैं, राइवलरी और एक्सक्लूजन। मीन्स अगर मैंने ये गुड कंज्यूम कर लिया तो क्या आपके लिए उसकी मात्रा में कमी आएगी या नहीं? अगर कमी आएगी तो उस गुड के कंजम्पशन में राइवलरी है। और एक्सक्लूजन, क्या किसी को उस गुड्स के कंजम्पशन से पूर्णतया रोका जा सकता है? ये दो पैमाने हैं डिसाइड करने के। तो इसमें जो पब्लिक गुड होता है वो नॉन राइवलरी होती है उसमें, और नॉन एक्सक्लूडेबल होता है। पब्लिक गुड यानी कि म्यूनिसिपल सर्विसेज हो गई, पुलिस हो गया, डिफेंस हो गया, इसमें ये नॉन राइवल इसलिए नहीं है क्योंकि इंडियन आर्मी ये नहीं कहती कि हम एक प्रांत के लोगों को बचाएंगे दूसरे प्रांत के लोगों को नहीं बचाएंगे। तो और ना ही उससे कमी आती है, तो ना ही एक्सक्लूड किया जा सकता है और ना ही कोई राइवलरी है। तो सार्वजनिक वस्तुओं के लिए उपभोग में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, नॉन राइवलरी, और गैर वर्जित नहीं है, ये सही है। जैसे कि जुडिशियल सिस्टम हो गया, ऐसा नहीं है कि अगर मैं अगर जुडिशियल सिस्टम की सर्विसेज लूंगा तो आपके लिए कम पड़ेगा, या आपको उसमें से हटाया जा सकता है या मुझे हटाया जा सकता है। पब्लिक गुड्स हैं ये। दूसरा, निजी वस्तुओं के उपयोग में प्रतिस्पर्धा होती है तथा ये गैर वर्जित हैं। अब यहां कहा है कि राइवलरी तो है लेकिन नॉन एक्सक्लूडेबल है, ये भी गलत हो जाएगा। एक एग्जांपल लीजिए कार का। अब मान लीजिए कि ये मेरी कार है, तो अब मार्केट में तो ऑब्वियसली एट एनी टाइम सर्टेन नंबर ऑफ कार्स अवेलेबल है। अगर अगर कई सारे लोगों ने गाड़ी खरीद ली है तो आपके लिए कम पड़ जाएगी, नतीजतन उसका प्राइस बढ़ जाएगा। अगर आप उतना हाई प्राइस पे करेंगे तभी आपको मिल पाएगा। तो उसमें राइवलरी तो है। जैसे कि लैंड है, अगर आप प्राइवेट लैंड खरीदना चाहते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी के तौर पे, तो उतना लैंड अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली वो राइवलरी तो है। तो यानी कि यस, राइवलरी है। और एक्सक्लूजन भी है, मतलब कि अगर मैंने कार खरीद ली तो मैं आपको अपनी गाड़ी में बैठने से मना कर सकता हूं, तो उस केस में राइवलरी भी है और एक्सक्लूजन भी संभव है। तो आपका दूसरा गलत हो गया, सिर्फ ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 65,
क्लब गुड्स समूह वस्तु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सत्य है उसको देखें। तो समूह वस्तुओं यानी कि अब बात आती है क्लब गुड्स की। समूह वस्तुओं के उपयोग में कुछ प्रतिस्पर्धा होती है लेकिन ये गैर वर्जित है, यानी कि ये कह रहा है कि राइवलरी तो है लेकिन ये गैर वर्जित है, यानी कि इसमें नॉन एक्सक्लूडेबल है। ये गलत इसलिए है क्योंकि क्लब गुड्स का एक एग्जांपल है केबल टीवी। अब उसमें स्वाभाविक है, अगर मैंने टाटा स्काई लगवा लिया इसका ये मतलब नहीं है कि अब आपके लिए टाटा स्काई कम पड़ गया, आप भी लगवा सकते हैं, या डिश टीवी, जो भी वीडियो का आपका जो प्रेफरेंस हो, मैं यहाँ किसी को इंडोर्स नहीं कर रहा हूं। तो ये आपका नो हो गया कि कोई राइवलरी नहीं है यहां पे। अब बचा कि एक्सक्लूडेबल नहीं है। एक्सक्लूडेबल है अगर आप मंथ के एंड में सब्सक्रिप्शन फी या एनुअल सब्सक्रिप्शन फी नहीं लेंगे तो आपको एक्सक्लूड किया जा सकता है, तो गलत है। इस केस में राइवलरी नहीं है क्लब गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन एक्सक्लूड किया जा सकता है। देखिए कीवर्ड यहाँ क्लब है। जो कंट्री क्लब्स होते हैं, जो गोल्फ क्लब होते हैं, उसमें क्या है, राइवलरी नहीं होती। आप मतलब उसके मेंबर आप भी बन सकते हैं, मैं भी बन सकता हूं, हाँ, लेकिन हटाया जा सकता है आपको बनने से रोका जा सकता है कि नहीं, आप अगर फीस नहीं देंगे तो आपको हटा देंगे। तो ये वर्ड क्लब यहाँ पे कीवर्ड है यहाँ पे। दूसरा है अंतिम है, मछली पकड़ने का तालाब समूह वस्तु का यानी क्लब गुड का एक एग्जाम्पल है। दरअसल ये गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो मछली पकड़ने का तालाब होता है उसमें एक्सक्लूडेबल तो नहीं है। जो फिश पॉन्ड होगा, जो गांवों में और हर जगह होता है, एक्सक्लूडेबल तो नहीं है, वहां कोई भी आके मछली पकड़ सकता है। लेकिन राइवलरी है, सॉरी एक्सक्लूडेबल नहीं है, नो, लेकिन राइवलरी है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने एक बार में सुबह जाके सारी मछली पकड़ ली तो आपके लिए कम पड़ जाएगी, तो ये उल्टा हो गया। ये जो फिश पॉन्ड है ये क्लब गुड का नहीं, ये एग्जाम्पल है आपका, ये कॉमन पूल रिसोर्स कहते हैं इसे। अब देखिए यहां भी वर्ड से ही पता चल रहा है पूल, ये एक चौथा कॉमन पूल गुड्स कहें या कॉमन पूल रिसोर्सेस कहें उसका है कि किसी को रोक नहीं सकते आप उसके कंजम्पशन से। लेकिन हाँ, राइवलरी जरूर है कि अगर कोई घास चरने का मैदान है, अगर किसी कृषक के सारी गाय उसको चर जाती हैं तो दूसरे के लिए वो नहीं बचेगा। तो आपका आंसर है डी, ना तो एक सही है ना दो। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा एकाधिकारवादी बाजार संरचना की प्रमुख विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनेबलिंग फीचर फॉर ए मोनोपोली टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। अब मोनोपोली में क्या आता है? मोनोपोली में है कि एक ही जो सेलर हो वो एक ही हो, जैसे कि मान लीजिए इंस्टेड ऑफ 5-6 मोबाइल सर्विस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सिर्फ एक ही होते, वो मोनोपोली हो जाती। डिफेंस इक्विपमेंट में कई बार जैसे कि आप कह सकते हैं कि मोनोपोली हो जाता है, एक ही सर्विस प्रोवाइडर होता है। अगर मान लीजिए कोई अगर वो है अल्कोहल का ब्रांड है तो मान लीजिए सिर्फ एक ही ब्रांड होता, बाकी किसी को लाइसेंस ही नहीं दिया गया तो मोनोपोली हो जाती। तो केवल एक विक्रेता सही, कोई प्रतिस्थापक वस्तु नहीं, नो सब्स्टिट्यूट गुड। में स्वाभाविक है कि अगर इंटरनेट सर्विस मान लीजिए कोई अल्कोहल है लेकिन अल्कोहल की जगह कोई और सिगरेट का इस्तेमाल करता है तो वो उसका सब्स्टिट्यूट है, तो मोनोपोली चल नहीं पाएगी। अगर मान लीजिए किसी का डीजल बेचने पे मोनोपोली है लेकिन डीजल का एक बढ़िया अल्टरनेटिव पेट्रोल या सीएनजी है, तो भले ही डीजल का एकमात्र प्रोवाइडर है, सेलर है, लेकिन फिर भी वो मोनोपोली एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, प्राइस अपने हिसाब से फिक्स नहीं कर पाएगा क्योंकि अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है। केवल एक खरीदार नहीं, एक्चुअली ये मोनोस्पोनी जो केवल एक खरीदार है वो एक दूसरा कॉन्सेप्ट है मोनोस्पोनी का, वहां पे ये कॉन्सेप्ट लागू होता है। जैसे कि अगर भारत सरकार को कोई एयरक्राफ्ट खरीदना है या कोई सबमरीन खरीदना है तो सप्लायर तो 5-6 होंगे लेकिन बायर कंज्यूमर एक ही है, भारत सरकार। तो थियोरेटिकली स्पीकिंग वो प्राइस डिटरमिन कर सकती है, हालांकि ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है, बट थियोरेटिकली स्पीकिंग मोनोस्पोनी में सिर्फ एक ही बायर होता है और वो प्राइस डिसाइड करता है।
तो सी गलत हो गया, केवल एक खरीदार, ये मोनोपोली नहीं मोनोस्पोनी में होता है, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनें। एक प्रतिस्पर्धात्मक बाजार सुनिश्चित करता है कि भाग लेने वाले फर्म प्रतिस्पर्धी नहीं है, और दूसरा, एक प्रतिस्पर्धात्मक बाजार संरचना में भाग लेने वाले फर्म बाजार मूल्यों को प्रभावित नहीं कर सकते। तो पहले दूसरा वाला देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर। हमने देखा था कि एक परफेक्ट कंपटीशन में देयर वेर अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, मतलब बायर भी बहुत थे, माफी चाहूंगा, बायर्स भी बहुत थे, सेलर्स भी बहुत थे, और फ्री इंफॉर्मेशन था, फ्री एंट्री एग्जिट, फुल इंफॉर्मेशन, और होमोजीनस प्रोडक्ट्स, यानी कि सभी एक प्रकार के प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ऐसी मार्केट संरचना को जिसे कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें कहते हैं कि कोई एक व्यक्ति चाहे बायर हो या सेलर हो, वो प्राइस डिटर्मिन नहीं कर सकता, वो प्राइस टेकर नहीं हो सकता, वो प्राइस गिवर नहीं है, वो प्राइस टेकर है। प्राइस डिटर्मिन मार्केट अपने आप कर लेता है ऐसे में। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है कि एक प्रतिस्पर्धात्मक बाजार संरचना, ये है प्रतिस्पर्धात्मक बाजार संरचना में भाग लेने वाला फर्म बाजार मूल्यों को प्रभावित नहीं करता, फर्म ही नहीं सेलर भी प्रभावित नहीं करेगा। तो दूसरा सही हो गया। पहला, एक प्रतिस्पर्धात्मक बाजार सुनिश्चित करता है कि भाग लेने वाले फर्म प्रतिस्पर्धी नहीं है। मतलब मान लीजिए कि अगर कोई लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं और उनमें से कोई भी प्राइस डिटर्मिन नहीं कर सकता, चाहे वो जो कर ले, तो उनके पास एक दूसरे से कंपटीशन करने का कोई मोटिव नहीं रह जाता है। यानी कि फिर वो जो अग्रेसिव मार्केटिंग नहीं करेंगे, कोई अग्रेसिव डिस्काउंट नहीं देंगे, या अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिझाने की कोशिश नहीं करेंगे, ऐसा कुछ वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है। वो कुछ भी कर लें, वो प्राइस चेंज नहीं कर सकते। ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है। प्रैक्टिकली हर कंपनी मार्केट को अपनी डायरेक्शन में लाने के लिए एडवर्टाइजमेंट करती है, डिस्काउंट देती है, डिस्ट्रीब्यूटर से बात करती है अपना, इत्यादि और कई सारे कदम उठाती है। लेकिन ये थियोरेटिकल डिस्कशन है। थियोरेटिकली स्पीकिंग एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर में जो फर्म्स, पार्टिसिपेंट फर्म्स हैं, वो कंपटीशन नहीं करते हैं। ये साफ साफ लफ्जों में एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपके। तो ये आपका ऑप्शन सी बोथ सही है। 68, एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, इन फर्मों की एकाधिकारवादी यानी कि मोनोपोलिस्टिक। पहला, इसमें फर्मों की संख्या अधिक होती है, बिल्कुल, नंबर ऑफ फर्म्स इज मोर। दूसरा, बाजार में प्रवेश एवं निकास स्वतंत्र होता है। जैसे कि बिस्किट अगर कोई बेच रहा है तो कई सारी कंपनियां हैं जो बिस्किट बेच रही हैं। दूसरा, फ्री एंट्री एग्जिट है, आप पार्ले जी बनाना चाहें बनाएं, ना बनाना चाहें ना बनाएं। तीसरा, ये समरूपी उत्पादों का उत्पादन नहीं करते, यानी कि इनके उत्पादनों में थोड़ा बहुत अंतर होता है। एक बिस्किट का टेस्ट मीठा है, एक बिस्किट का खारा है, एक का कोई टेस्ट नहीं है, तो उनके उत्पादों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। ऐसे बाजार दुर्लभ हैं। अब आपको पहले जो मैंने 3 एग्जाम्पल दिए उसी से आपको ये पता चल गया होगा कि ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। कार के बारे में है, कई सारी कंपनियां हैं, दे आर फ्री टू मेक एंड नॉट टू मेक, एंड उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर भी होता है, इत्यादि। ऐसी कई सारी कंपनियां हैं। तो एक्चुअली जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंपटीशन। तो ये बाजार दुर्लभ नहीं है, ये सबसे कॉमन है। आपका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 69, अल्पाधिकारवादी बाजार की उत्पत्ति कब होती है? यानी कि व्हेन डज एन ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर अराइजेस? जब क्रेताओं की संख्या बहुत कम होती है। जैसे कि पेट्रोकेमिकल सेक्टर हो गया, 2-4 हैं, ओएनजीसी इत्यादि इत्यादि। दुनिया भर में भी ऐसे आप ग्लोबल प्लेयर देखें तो 2-4 ही होते हैं। तो क्रेताओं की संख्या बहुत कम होती है, विक्रेताओं की संख्या, माफी चाहूंगा। पहला है जब क्रेताओं की संख्या बहुत कम होती है, वो है मोनोस्पोनी के नजदीक आ गया, यानी कि मतलब ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, विक्रेताओं की संख्या बहुत कम होती है। ये ऑप्शन बी इसलिए सही है क्योंकि ओलिगोपोली का मतलब ही यही होता है कि कोई एक गुड है और उसको बेचने वाले 2-3 ही आपके मार्केट में हैं। जैसे कि मान लीजिए पेट्रोकेमिकल सेक्टर हो गया,
वहाँ पे गिनके ONGC, रिलायंस ऐसे एक दो ही हैं। फिर आपकी ज्वेलरी हो गई, ज्वेलरी सेक्टर में भी ऐसे, अगर आप जो निचले लेवल के सुनारों को, जो नॉर्मल लेवल होते हैं उनको हटा दें, जो कंपनीज़ हैं वैसे भी 2-3 कंपनीज ही हैं। सिमिलरली ऐसी कैमरा है, चाहे वो पैनासोनिक का हो, चाहे कैनन का हो सकता है, या किसी और एक दो और सैमसंग वगैरह का हो सकता है, लेकिन कम ही सेलर होते हैं। ये सबसे कॉमन है। आपका आंसर है ऑप्शन बी। जो पहला है कि क्रेताओं की संख्या बहुत कम है, वो या एक है, वो मोनोस्पोनी वाले में आएगा। सी, जब उनके पास समरूपी उत्पाद ना हो, ये मैटर नहीं करता है यहाँ पे, क्योंकि समरूपी हो ना हो, उनकी चूंकि विक्रेताओं की संख्या ही बहुत कम है। जब किसी उत्पाद के अनेक विकल्प उपलब्ध हों, ऑब्वियसली अगर अनेक विकल्प उपलब्ध होंगे तो ये 3-4 जो फर्म होंगे ये मिलके, मतलब ये एक्चुअली ओलिगोपोली एक प्रैक्टिकल मोनोपोली है। तो ऐसे में आपने एक वर्ड सुना होगा, कार्टेल। ये कार्टेल एक्चुअली तो क्राइम वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक्चुअली कई बार ऐसे एक ओपेक एग्जांपल है। तो ओपेक भी एक कार्टेल है कई बार ऐसे सेक्टर में आपने नोटिस किया होगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया या सेबी, ऐसी कई बॉडीज हैं, ऐसे कार्टेल फॉर्मेशंस को रोकने की कोशिश करती हैं कि मान लीजिए अगर सीमेंट के 3-4 उत्पादक हैं किसी रीजन में, तो उन्होंने आपस में मिलकर डिसाइड कर दिया कि कुछ भी हो, हम इस दाम से नीचे नहीं बेचेंगे सीमेंट को, तो उन्होंने कार्टेल फॉर्म कर लिया। ये एक एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है जिसे मार्केट रेगुलेटर्स रोकने की कोशिश करते रहते हैं। तो आपका आंसर है बी, जब विक्रेताओं की संख्या बहुत कम होती है। ये इसको कहते हैं हम, ये आपका ओलिगोपोली। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उनमें से सत्य कथन चुनें। कीन्सियन अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था में सकल मांग के प्रबंधन पर केंद्रित है और राजकोषीय उद्दीपन अर्थव्यवस्था में सकल मांग में वृद्धि करने का एक उपकरण है। तो पहला वर्ड है कीन्सियन। आपने इतिहास में नाम सुना होगा एक जॉन मेनार्ड कीन्स करके। जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1929-30 के आसपास, तो उन्होंने मतलब उस दरमियान ये काफ़ी एक्टिव इकोनॉमिस्ट थे और उन्होंने एडम स्मिथ के फ्री ट्रेड के अल्टरनेटिव एक डिमांड मैनेजमेंट को लेके एक उनका थियरी दिया था उन्होंने कि आप डिमांड को मैनेज कीजिए। उनकी बुक है जनरल थियरी ऑन एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये उन्होंने उसी समय लिखी गई थी। उन्होंने दो चीज़ कहा कि जो इनकी कीन्सियन इकोनॉमिक्स है, ये कहती है कि आप फिस्कल पॉलिसी एंड और मॉनेटरी पॉलिसी, इसकी मदद से आप डिमांड को मैनेज कीजिए। डिमांड यानी कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट। यानी कि जो इंडिविजुअल कस्टमर है उसका कंजम्पशन मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने बैंक इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो गाड़ियों का, रियल एस्टेट का खर्च में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, एजुकेशन लोन बढ़ जाएगा इत्यादि। सिमिलरली अगर आपने टैक्स छूट, जैसे कि कल के ही बजट में गवर्नमेंट ने एक काफ़ी मेजर टैक्स ब्रेक दिया है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये होगा कि इंडिविजुअल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट, यानी ये इसको प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जाता है। इसमें भी यही है कि अगर गवर्नमेंट कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दे, पहले कुछ साल पहले 30% था, अब 25% की ओर बढ़ता जा रहा है, तो उससे क्या होगा कि कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। सिमिलरली एनपीए क्राइसिस के कॉन्टेक्स्ट में कई बार कहा जाता है कि अगर आरबीआई कुछ फॉरबियरेंस दिखाए तो बैंक वुड बी एबल टू लेंड मोर, उससे भी इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है। ये आता है पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी हो सकता है और इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। प्रेफरेबली इन्वेस्टमेंट हो, कंजम्पशन कम हो, लेकिन ये दोनों इकोनॉमिक स्टिमुलस का काम करते हैं। और नेट एक्सपोर्ट यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में अगर आप ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा आपका डिमांड का सोर्स है। तो कीन्सियन अर्थशास्त्र में सकल मांग के प्रबंधन पर केंद्रित होती है। तो कीन्सियन इकोनॉमिक्स है, ये वही कहती है कि आप फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी की मदद से इन चारों को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, इनको प्रॉप अप कीजिए। कंज्यूमर डिमांड को, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को, पब्लिक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को और नेट एक्सपोर्ट को। तो ये आपका पहला सही हो गया। जो राजकोषीय उद्दीपन, फिस्कल स्टिमुलस
अर्थव्यवस्था में सकल मांग में वृद्धि करने का एक उपकरण है। अब देखिए, फिस्कल स्टिम्युलस दो तरीके से हो सकते हैं। एक इनहेरेंट हो, जो नॉर्मली बजट के थ्रू या नॉर्मल लेजिस्लेशन के थ्रू दिया जाए, और दूसरा मंदी के समय में सरकारें एक अलग से पार्लियामेंट में या अपने लेजिस्लेटिव बॉडीज के थ्रू या एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू एक सर्टेन फिस्कल या इकोनॉमिक चेंजेस लाती हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स कम करना हुआ, इनकम टैक्स कम करना हुआ, इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस देना हुआ, खुद के ही एक्सपेंडिचर बढ़ाना हुआ इत्यादि। तो ये भी सकल मांग में वृद्धि करने का एक उपकरण है, क्योंकि इनकी मदद से आप चारों चीज़ों को, जैसे कि अगर गवर्नमेंट ये कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड खोलती है या कोई रिबेट देती है या किसानों को कर्ज माफ़ करती है, तो ये भी एक तरीके का फिस्कल स्टिम्युलस माना जा सकता है। तो आपका ऑप्शन 2 भी सही है। आपका सत्य चुनना था, तो आपका होगा आंसर ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। थैंक यू वेरी मच।